project, that is research method for managers, which is designed for MBA second semester student basically. Today I am going to start one of the parametric test, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट। और जो पैरामेट्रिक टेस्ट है मैंने आपको बताया था कि वेरियस पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को या रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए किए जाते हैं, जिसमें जो आज हम बात करेंगे वो है काई स्क्वायर टेस्ट। राइट, मैंने आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताया भी है कि काई स्क्वायर टेस्ट आपका क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, और साथ में आपको मैंने ये बताया था कि अनोवा टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट वहां होता है जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर शो करता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। राइट, इसका मतलब है कि अगर कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आपको कोई ना कोई वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं वो एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर शो करेगा, तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट करा सकते हैं। In a chi-square test, I am going to tell you about what the contents we are discussing in this. The first thing is the important terminologies which is used in a chi-square test. Right. After that, the introduction part, the overview about the chi-square test. Next part in this is characteristics of the test. Next, chi-square distribution. Application of a chi-square test with some of the example. Calculation of the chi-square test. Conditions for the application of the test. Some of the examples are given to you. Yates correction for a continuity and limitation of the test. These are the contents what I am going to tell you about chi-square test. Right? Now, the first part, that is the terminologies which is basically used in chi-square as well as whole of the hypothesis testing. First, I am going to tell about the parametric test. जैसा मैंने आपको बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, जो पॉपुलेशन कांस्टेंट है या पॉपुलेशन पैरामीटर है, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रोपोर्शंस एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, पैरामीटर्स है। पैरामीटर जो आप अज्यूम कर रहे हो उसमें आप उसको क्या करते हो, मानते हो कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश है, such as a normal, binomial and Poisson, right? इसका मतलब है कि जो भी पॉपुलेशन से आप सैंपल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन होएगी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन कोई भी हो सकती है। But if we are talking about non-parametric test, in this kind of a non-parametric test, it is a free from your distribution condition. Right, the test in which no constant of a population is used, data do not follow any specific distribution and no assumptions are made in these tests. Example, to classify goods better and best, we just allocate arbitrary number or mass to each category. इसमें हम क्या करते हैं, जो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं, इसमें नो कांस्टेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज यूज्ड, और जो इसमें है कि आप बेटर एंड बेस्ट वे यूज करते हैं जो आर्बिट्री नंबर्स या मास को ईच कैटेगरी के लोकेट करता है। राइट, नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस, इसको मैंने आपको डिफाइन किया है, इट इज अ डेफिनेट स्टेटमेंट, राइट, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था, इट इज अजम्पशन और अ प्री सपोजिशन अबाउट व्हाट यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपने जो स्टेटमेंट बनाई है अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, उसे आप क्या बोलते हो, हाइपोथेसिस बोलते हो, जो कि अजम्पशन होता है, बट समवॉट इट इज एक्सपेक्टेशंस व्हिच टैली विद द योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैंने आपको दो हाइपोथेसिस बताया था, वन इज नोन एज अ नल हाइपोथेसिस, अनदर इज नोन एज अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, जहां आप पॉपुलेशन मीन
और साथ में हाइपोथेसिस मीन को इक्वल मानते हैं, जहां आप ये मानते हैं कि जो आप हाइपोथेसिस मीन है और जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, दोनों सिमिलर है, राइट। ये तो बात हो गई नल हाइपोथेसिस की। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अगर आप कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं तो जो अदर चॉइसेस हैं नल हाइपोथेसिस के अलावा जो अल्टरनेट बनते हैं उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, right? So this is about your hypothesis. Now come to a null hypothesis and alternative hypothesis. जैसा मैंने आपको बताया that there is a no association exists between a two cross tabulation. जो काई स्क्वायर टेस्ट में हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें जो स्टेटमेंट लिखते हैं दैट स्टेटमेंट कम्स अंडर इन अ फ्रेम ऑफ लाइक दैट नो एसोसिएशन एग्जिस्ट, राइट। ऐसा स्टेटमेंट ही हम तैयार करते हैं बिकॉज नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज अ नो एसोसिएशन बिटवीन द टू क्रॉस टेबुलेट वेरिएबल इन द पॉपुलेशन। जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं पॉपुलेशन का उसमें जो है सिमिलरिटीज नहीं है, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। ये तो होता है नल हाइपोथेसिस। इफ वी वांट टू कंपेयर टू मेथड लाइक A and a B for its superiority and if the assumption is that both methods are equally good, then this assumption is called as null hypothesis. अगर हमने फ्रेम आउट करा कि there is a no association between method A and method B, it means both are in a equal inequality, right? तो ये आपकी null hypothesis होएगी। Now what is alternative hypothesis? Alternative hypothesis में हम ये assume करेंगे कि method A is superior than method B। तो एक हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस जहां पे आप इक्वलिटी या सिमिलरिटी की बात करते हैं, जहां पे आप पॉपुलेशन मीन और हाइपोथेसिस मीन को इक्वल मानते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जस्ट अल्टरनेट ऑफ दैट हाइपोथेसिस, राइट। नाउ the next one part which is used in a chi-square test, that is a degree of freedom, right? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये एक स्टेट होता है जिसमें आप ये बताते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट होता है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट in any given number of observation frequency is equals to the r minus 1 into c minus 1। इसका मतलब ये होता है कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, right? And how it is calculated? Degree of freedom is calculated by r minus 1, where r is the number of row, and into c minus 1, and c is here the number of column. Because any data is a given in a chi-square test in a form of a row and column, right? Then you have to calculate degree of freedom by calculating r as well as column. For example, if there is a data which is extracted from the population to know about the vaccination in a girl child as well as boy child, it means there is a two column and a two row exist for this data. One represented girl child and one represented boy child, right? And another vaccinate and non-vaccinate, which is presented in a form of a column side, right? Here the row number is a 2 and column number is a 2. Then what is value of degree of freedom? That 2 minus 1 equals to 1, and column also 2 minus 1 equals to 1. It means the degree of freedom is 1 only, right? Now the next one part is a contingency table. When the table is prepared by enumerators of a qualitative data by entering the actual frequency, जब आप एक टेबल बनाते हो जो आपका क्वालिटेटिव डेटा है उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। एंड इफ दैट टेबल रिप्रेजेंट्स अकरेंस ऑफ अ टू sets of event, that table is called the contingency table, right? It is also called as the association table, right? Now
What is overview of the chi-square test? If we are going to know about what is exactly the chi-square test, in this chi-square test there is observation and expected जो आपकी वैल्यू है पॉपुलेशन मीन की, जो आप सैंपल पे एक्सट्रैक्ट करके करते हैं, वो ये मानते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. So the chi-square is an important test among the several tests of a significance developed by statistician. It is developed by first time one of the mathematician Carl Pearson in a 1900th century. Chi-square test is a non-parametric test, not based on any assumption or a distribution of any variable. Right? This statistical test follow a specific distribution known as a chi-square distribution. And in a last, the test we use to measure the difference between what is observed and what is expected according to an assumed hypothesis is called chi-square test. What are the important features of the chi-square test? This test is based on a non-parametric test. chi-square टेस्ट को हम पैरामेट्रिक में भी करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी करते हैं. दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक टेस्ट. और अगर इसको हम नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी में करते हैं तब ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है. Right? This test is based on a frequencies and not on the parameters like mean and standard deviation. ये कहीं किसी पैरामेट्रिक पे बेस नहीं होता है, ये आप फ्रीक्वेंसी के बेस पे करते हो, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. The test is used for the testing of hypothesis and is not useful for estimation. इसको जो यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ना कि किसी एस्टिमेशन के लिए ये यूजफुल नहीं है. दिस टेस्ट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स कॉन्टिजेंसी टेबल विथ सेवरल क्लासेस एंड एज सच इज अ वेरी यूजफुल टेस्ट इन अ रिसर्च वर्क. Right? This test is an important non-parametric test as no result assumption are necessary in regards to the type of population. Because there is a no need of parametric value like mean, standard deviation and relatively less mathematical details are involved. क्योंकि इसमें हम कोई parametric values नहीं ले रहे हैं, that's why it comes under the non-parametric test. Right? The next one in this is chi-square डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. बिकॉज ये नॉन पैरामेट्रिक है और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ x1 x2 xn till then one of the variable which is known as a independent normal variates and each is distributed normally with mean 0 and standard deviation unity. अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 0, जिसका मीन क्या है, 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिटी है, इन दैट सिचुएशन it behave like a x1 square plus x2 square plus x3 square and so on, and summation of this xi is distributed as a chi-square with n degree of freedom. Right? Where n is large, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, लार्जर होती है, सैंपल साइज लार्जर होता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं. एंड द chi-square कर्व फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम n is equals to 1, 5 and 9 that depend on the row in column size. Right? This is what a chi-square distribution. Now if degree of freedom is greater than 2, the distribution is a bell shaped. बेल शेप्ड होती है अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ज्यादा है तो. इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू देन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ एल शेप्ड with a maximum ordinate at a 0. Right? If degree of freedom is less than 2 and greater than 0, then distribution also with infinite ordinate at the origin.
सिर्फ एक यही सिचुएशन होती है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होता है तो ये एल सेप होती है, और 2 से ज्यादा है तो वेल सेप्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपका सेप बनता है, एरिया कवरेज होता है, राइट। Now, what are the application which is used for a chi-square test? The first one is a goodness of a fit of distribution. The second one, test of independence of attributes and test of a homogeneity. This is the third application of the chi-square test. chi-square के ये तीनों ही टेस्ट डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव में यूज होते हैं, गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ये मैक्सिमम यूज होने वाले एप्लीकेशन आपके chi स्क्वायर टेस्ट के थ्रू जो हम डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन एप्लीकेशन, दैट इज द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट of distribution. Basically, this test enables us to see how well does the assumed theoretical distribution, such as a binomial distribution, Poisson distribution, or normal distribution, fit to the observed data. जो आप expected assume मान के चल रहे हो, expected जो भी आप मान के चल रहे हो, वो आपका क्या होना चाहिए, fit to observed data. What you are expecting and what you are observed, there is a some like fitness to what you expected and observed, right. Now the chi-square test is defined here is summation of observed minus expected to the power 2 divided by the expected frequency, right. It means the chi-square test formula is using with the help of a observed frequency and the expected frequency. If chi-square calculated is greater than the chi-square tabulated value, that is a critical value, with n-1 degree of freedom, then null hypothesis is rejected, otherwise accepted. अगर chi स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी chi स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अदरवाइज एक्सेप्टेड। और अगर if null hypothesis is accepted, then the situation is what, chi square calculated value is less than to chi square tabulated value, right. Now the second one is what, test of independent of attribute. Test enable us to explain whether or not two attributes are associated. यहाँ हम ये नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देयर इज अ नो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स व्हिच वी आर यूजिंग इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसके लिए जो एग्जांपल है, वी मे बी इंटरेस्टेड टू नोइंग वेदर अ न्यू मेडिसिन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फीवर और नॉट। कोई नई दवा है जो कि हम उसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि वो फीवर पे कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम chi स्क्वायर टेस्ट को यूज करेंगे। इन दैट सिचुएशन द नल हाइपोथेसिस इज व्हाट, two attributes, new medicines and control on a fever, right. This is two case, two variable you can say। और इसको हम कैसे लिखेंगे, independent, which means that new medicine is not effective in controlling fever, right. Now in this situation, chi square calculated is greater than chi square tabulated critical value at a certain level of significance. For given degree of freedom, the null hypothesis is rejected, that is true variables are dependent, right. That is the new medicine is effective in controlling the fever. And if chi square calculated is less than to chi square tabulated, in that situation the null hypothesis is accepted. It means the new medicine is not effective in controlling the fever. इन केस ऑफ जब आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो आपने नल हाइपोथेसिस के लिए स्टेटमेंट फ्रेम आउट किया है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, बट it is feasible only the situation when chi square calculated value is less than to the tabulated value, right. Now the third one application is a test of homogeneity. This test can also be used to test whether the occurrence of events follow uniformity or not.
example, the admission of patient in a government hospital in all days of week is uniform or not can be tested with the help of a chi-square test. Right? Now, what is the null hypothesis for that? The admission of the patient in a government hospital in all days of week is uniform or not. This is the hypothesis. Chi-square calculated value is less than 2. Tabulated value, then the null hypothesis is accepted. And it can be concluded that there is a uniformity in the occurrence of the events. It means the uniformity in the admission of patient throughout of the week. This is the example through which you can understand the various application of the chi-square test. Now, how to calculate the chi-square test? With this given formula. Chi-square is summation of observed value minus expected value whole square divided by expected value. Right? If two distribution observed and theoretical are exactly alike, means chi-square की जो value आ रही है वो 0 आ रही है, but due to sampling error chi-square is not equal to 0. ऐसा कभी नहीं होता है कि chi-square 0 आए ड्यू टू रीजन ऑफ व्हाट की सैम्पलिंग एरर कुछ ना कुछ हो ही जाती है, राइट? और उसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. Fine. Now steps involved in calculating chi-square. Calculate first the expected frequency and observed frequency. राइट? अब आपको पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और जो आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, आपको वो कैलकुलेट करने के बाद कॉलम टोटल इनटू रो टोटल डिवाइडेड बाय n. n इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ अ सैंपल. इसको कैलकुलेट करने के लिए आई वांट टू गिव वन ऑफ द एग्जांपल. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपेक्टेड की, ऑब्जर्व की, उनका होल स्क्वायर कर लीजिए डिवाइडेड बाय एफ ई एंड टोटल का समेशन. राइट? दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi-square. नाउ what are the conditions through which the application of a chi-square test would be happen? The first one condition, the data must be in the form of frequency. जो डेटा है उसका कहीं ना कहीं कुछ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, otherwise we can't calculate the observed value. The frequency data must have a precise numerical value and must be organized into categories or a group, right? Observation recorded and use are collected on a random basis. जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो रैंडमली आपका होना चाहिए, कहीं से भी आप रिकॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं. All the items in the sample must be independent. No group should contain very few items, say less than 10, in case where the frequency are less than 10. Regrouping is done by combining the frequency of adjoining group so that new frequency become greater than 10. Some statisticians take this number as a 5, but 10 is regarded as a better by most of the statisticians. The overall number of items must also be reasonably larger. It should normally be at least 50, right? Now here there is a one of the example given to you. A dice are thrown 132 times with the following result, right? Number turned up from 1 to 6 is कितनी frequency है? 1 की 16. जो नंबर 1 जो आपको दिख रहा है दैट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? 16. 2 नंबर कितनी बार दिख रहा है? 20. 3 नंबर 25 टाइम्स दिख रहा है. 4 नंबर 14 टाइम्स दिख रहा है. 5 नंबर 29 टाइम्स दिख रहा है एंड 6 नंबर जो है 28 टाइम्स दिख रहा है. इज द डाइस अनबायस्ड? अब इसका हम हाइपोथेसिस चेक करेंगे. इफ दैट सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एनी वन ऑफ दी 6 नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होएगी किसी भी एक नंबर को शो होने की? दैट 1 नंबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. and as such expected frequency of any one number coming upward is a 132 into 1 by 6, 22. Now we can write the observed frequency along with the expected frequency. जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन टू यू, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकाली?
आपने डाई को थ्रोन किया 132 टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी टू कम एनी ऑफ द नंबर आउट ऑफ अ 6 नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया 1/6 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ थ्रोन, right? This is the expected frequency. Now what is the difference between observed and expected? You have to calculate here, and that comes like -6, -2, 3, -8, 7 and a 6. Now just take the whole square of that number. ये आपका whole square number आ गया and it is divided by the expected value. Expected value से आपने इसको divide कर दिया and finally you have to just sum all of the chi-square value. Right? Now the chi-square value is what? 9. What is degree of freedom here? n-1. n जो है वो आपका 6 है और 6 - 1 की आपने वैल्यू क्या आई 5. अब व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 5? ये जो आपकी आती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका कितना आता है 11.071. इट मींस the calculated value is less than to total value and as such could have arisen due to fluctuation of sampling. It means it support the hypothesis जो आपकी calculated value आ रही है less than to your critical value. It means आपका जो हाइपोथेसिस है उसको ये सपोर्ट करता है और हमारा क्वेश्चन क्या था इज बायस इज डाई इज अनबायस्ड. इट मींस इज डाई इज अनबायस्ड. हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया. गॉट इट द क्वेश्चन द रिजल्ट फॉर. इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू जो आपका टेबल वैल्यू है. टेबल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 11.07 आता है विच कम्स टू सो ऑन द टेबुलर वैल्यू ऑफ द chi-square, राइट? वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे आता है. कंपेयर करें उनको कैलकुलेटेड वैल्यू से. कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ 9 आ रही है जो कि वैल्यू कम है 11.071 से. इसका मतलब है जो रिजल्ट है वो हमारा सही है. हाइपोथेसिस जो हमने फ्रेम किया था वो सही थी. इज डाई इज अनबायस्ड? यस, द डाई इज अनबायस्ड, राइट? Now what is yet correction? If in the 2:2 contingency table the expected frequency are small, say less than 5, then chi-square test cannot be used. अगर आपकी expected frequency 5 से कम आ रही है तो chi-square test उस duration में नहीं किया जाता है. In that case the direct formula of the chi-square is modified and it is given by yet. That's why it is known as a yet correction for continuity. And how it is calculated? Chi-square corrected is n, where n is a total number of a sample, AD minus BC minus 0.5 n whole square. And R1, R2, C1, C2. R1 first row, R2 second row, C1 first column, and C2 second column. It is based on your number of rows and column, right? Now, what are the limitation of the chi-square test? अगर कुछ एडवांटेज है तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं. आपके प्रोस कॉन्स भी हैं. क्या क्या लिमिटेशन है या क्या क्या कंस्ट्रेंट है? पहली चीज जो डेटा होना चाहिए वो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, राइट? और ये जरूरी नहीं है कि रैंडम सैम्पलिंग ना हो तो आप chi-square टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते इन दैट केस, राइट? तो जो सैम्पलिंग होनी चाहिए वो रैंडम सैंपल के लिए एप्लीकेबल होता है chi-square. This test applied in a four-fold table will not give a reliable result. With a 1 degree of freedom, if the expected value in any cell is less than 5, in such case, yet correction is necessary. Reduction of the mode of O minus E by half. Right? Even if yet correction, the test may be misleading if any expected frequency is much below than 5. In that case, another appropriate test should be applied. In contingency table, larger than 2:2, yet correction cannot be applied क्योंकि उसकी वैल्यू फिर 5 होती है या उससे ज्यादा होती है. Interpret this test with caution if sample total or total of the values in all the cell is less than 50.
दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। और अभी तक के वीडियो से आपको ये समझ में आ गया है कि काई स्क्वायर टेस्ट कब कराते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, हम इसको कहाँ पे किस तरीके के सैंपल पे यूज कर सकते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, एज वेल एज पैरामीटर नहीं है पॉपुलेशन का, फॉर एग्जाम्पल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, देन दैट टाइम काई स्क्वायर टेस्ट कुड बी कंडक्टेड फॉर अ रिसर्च ऑब्जेक्ट। आई होप दैट आपको काई स्क्वायर के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं और इस वीडियो से आपको काई स्क्वायर के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जानने को मिले और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं वेरियस रिसर्च प्रॉब्लम में। राइट, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन काई स्क्वायर का विथ एग्जांपल मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहा है एंड आई होप आई बिलीव कि आपको इस एग्जांपल से इसके एप्लीकेशन समझ में आ गए हैं, जिससे आप इनको अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में भी इम्प्लीमेंट कर